अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट व्यू से, और एमसीक्यूज़ भी आते हैं इस टॉपिक से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आज का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 9th फिज़िक्स का, वो टॉपिक हमारे पास है हुक्स लॉ, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा और इसकी स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, लेकिन स्टेटमेंट को हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले जो पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी इलास्टिसिटी की और डिफॉर्मेशन की, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देखें। अगर वो वीडियो आपने देखी है तो आपको ये जो है ना हुक्स लॉ भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखी तो वो वीडियो काइंडली देख लें डियर स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर भी मैं वो चीज़ें रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफॉर्मेशन की। हमने डिफॉर्मेशन में क्या सीखा था? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स एक्सर्ट करें, उस ऑब्जेक्ट का साइज, शेप और वॉल्यूम अगर चेंज होता है उस फोर्स की वजह से, तो हम कहेंगे उस बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है। और दूसरी बात, अगर वही फोर्स आप छोड़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी रियल पोजीशन पर अगर आ जाता है तो हम कहेंगे इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी, और ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं इस इलास्टिक रबर की अगर बात करूं तो सबसे पहले डिफॉर्मेशन की बात करें, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और इसका साइज, शेप चेंज हुआ। आप बोलेंगे जी सर चेंज तो हो गया, तो हम कहेंगे इसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा हुई। अगर यही फोर्स मैं छोड़ रहा हूं तो ऑब्जेक्ट अपने रियल पोजीशन पर आ गया। अब इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफॉर्मेशन और इलास्टिसिटी ये दोनों अब आपको जो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट की से पहले हम एक डायग्राम को समझते हैं, फिर हम आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं एक हमारे पास स्प्रिंग है, इलास्टिक स्प्रिंग है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट इसमें लिख लें कि ये जो हुक्स लॉ है, ये पूरा जो साइंटिस्ट का नाम था वो था रॉबर्ट हुक। ठीक है, 1678 के अंदर इसने ये लॉ को जो है ना कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आप किसी भी इलास्टिक लिमिट में, विद इन इलास्टिक लिमिट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। इसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन इसने जो लॉ दिया था वो दिया था 1678 में, और पूरा जो नाम था साइंटिस्ट का वो था हुक्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने जो डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहले देखें, मैंने एक स्प्रिंग जो है ना वो कंसीडर किया है। एक हमारे पास क्या है? स्प्रिंग है। ये हमारे पास स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को मैंने एक रॉड के साथ कनेक्ट किया। ये स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है, फर्ज करें वो x1 है, वो हमारे पास क्या है? x1 है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ? इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता हूँ। फर्ज करें इसके ऊपर मैंने फोर्स एक्सर्ट की, तो फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सटेंशन होगी। ठीक है, जिस तरह मैंने अगर रबर की हम बात करें तो रबर के ऊपर जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई की तो उसके अंदर एक्सटेंशन हुई। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम स्प्रिंग के ऊपर जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक्सटेंशन होगी। यहाँ पर मैंने जो फोर्स अप्लाई की उसको हम कहते हैं F1। और फर्ज करें इसने पहले जो इसके पास जो एक्सटेंशन थी वो x1 थी। अब आप देखें एक्सटेंशन बढ़ गई, फोर्स लगाने से एक्सटेंशन क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसको हम नाम देते हैं x2। ठीक है, x2 बेटा क्या है? यहाँ x क्या है? x बेसिकली आपके पास डिस्प्लेसमेंट है या एक्सटेंशन है। x हमारे पास जो है वो क्या है? एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन, या तो आप उसको नाम दें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स देखें, मैं क्या करता हूँ? मैं कहता हूँ नहीं, मुझे एक्सटेंशन बढ़ानी है, मज़ीद बढ़ानी है। तो अब मैं क्या करूँगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा। सही है, तो फोर्स का जैसे ही मैं मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर मजीद एक्सटेंशन होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है? F2 है। मैंने F2 इसके ऊपर एक्सर्ट की तो इसके अंदर मजीद एक्सटेंशन हो गई। अब एक चीज़ नोट करें, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं एक्सटेंशन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
देखिए यहाँ पर एफ हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, एफ हमारे पास है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, या आप इसको कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग फोर्स। अब डियर स्टूडेंट देखें हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या हम सिंपल यहाँ पर क्या ले रहे हैं, स्प्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। हुक्स लॉ याद रखिएगा, हुक्स लॉ आपके तमाम टाइप्स के जो डिफॉर्मेशन है उसके ऊपर एप्लीकेबल है, और तमाम मैटर की जो स्टेट्स हैं, या हम यूँ कह लें सॉलिड लिक्विड गैस, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं स्प्रिंग, बात हो रही है स्प्रिंग की। अगर आप किसी भी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की वजह से उस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने नोट किया कि x जो यहाँ पर EX3 है, तो देखिए x3 की वैल्यू सबसे बड़ी है, x2 की उससे छोटी है, और x1 की सबसे जो है ना वो वैल्यू क्या है, छोटी है। दूसरी बात, F2 जो है वो ग्रेटर है F1 से, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखें जैसे जैसे डियर स्टूडेंट्स आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इसकी मिसाल लूँ तो डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर अगर मैं पहले इसके अंदर जो एक्सटेंशन थी x1 ये रही, ठीक है। मैंने थोड़ी फोर्स बढ़ाई, इसके अंदर एक्सटेंशन बढ़ी, ठीक है। मैं और फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूँ तो देखें इसके अंदर मजीद एक्सटेंशन बढ़ रही है। लेकिन एक बात याद रखें, हुक्स लॉ कहता है कि ये जो आप एक्सटेंशन को बढ़ा रहे हैं, फोर्स को बढ़ाने से, तो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन भी बढ़ जाएगी। तो एक और चीज़ है, हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में ये सब कुछ करना है, लिमिट में रहना है भाई। कौन सी लिमिट? इलास्टिक लिमिट। जो भी आप लॉ पढ़ेंगे ना उसके अंदर एक शर्त है, वो है इलास्टिक लिमिट। उस लिमिट से बाहर नहीं जाना आपने। अगर उस लिमिट से बाहर जाएंगे तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप पूछेंगे सर ये इलास्टिक लिमिट क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स देखें, इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर वो फोर्स आप छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी रियल पोजीशन पर आ जाएगा। ये हो गई इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट। अगर आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, फर्ज करें ये देखें बढ़ाते जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है, तो हम कहेंगे कि हमने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया। अब फर्ज करें मुकम्मल तरह अगर इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए ना, तो हम कहेंगे अब हमने वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया है। जब तक आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट फोर्स रिमूव करने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी रियल पोजीशन पर आ रहा है, तो हम कहेंगे हम इलास्टिक लिमिट में ही है। लेकिन आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, एक ऐसा एंगल आता है जहां पर ये देखें रबर टूट गया, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर आप इलास्टिक लिमिट में रहेंगे तो ये एप्लीकेबल होगा, अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा अगर आपके पास इलास्टिक लिमिट है, विद इन इलास्टिक लिमिट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। जितना आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट। आपने इलास्टिक लिमिट में रहना है, इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जाना आपने। और एक पॉइंट मैंने बताई थी ना कि ये जो हुक्स लॉ एप्लीकेबल है हर किस्म की डिफॉर्मेशन में, लेकिन वहाँ पर भी विद इन इलास्टिक लिमिट में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास है हुक्स लॉ की स्टेटमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं मैथमेटिकल की तरफ कि हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। फोर्स को बढ़ाएंगे एक्सटेंशन क्या होगी, बढ़ेगी। यही तो हमने पढ़ा है ना कि फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन बढ़ेगी। एक्स हमारे पास एक्सटेंशन भी इसको कह सकते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, और ये एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है। इस फोर्स को बढ़ाने से एक्सटेंशन क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हम
माइनस का साइन देते हैं। बुक के अंदर भी गिवन होगा माइनस का साइन। अब माइनस की साइन हम क्यों देते हैं डियर स्टूडेंट्स? माइनस की साइन हम इसलिए देते हैं, माइनस का जो साइन है वो इंडिकेट करता है एक्सटेंशन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों जो है वो क्या है, अपोजिट है। अगर आप फर्ज करें फोर्स लगा रहे हैं नीचे, तो देखिए जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर जाएगा, अपनी मीन पोजीशन पर जाएगा। ये इसकी क्या थी, मीन पोजीशन थी ये वाली, ये इसकी क्या थी, मीन पोजीशन थी। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, स्प्रिंग कहाँ जाएगा, मीन पोजीशन। तो अप्लाइड फोर्स और जो एक्स की डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, अपोजिट है। तो नेगेटिव साइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन शो अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करती है, फोर्स और एक्सटेंशन की अपोजिट डायरेक्शन को। अब डियर स्टूडेंट देखें, हमने रिलेशन लिखा है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स, ठीक है। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये फार्मूला है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के हमारे पास क्या है, के हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें क्या बताता है डियर स्टूडेंट्स? स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें बताता है कि आपके पास जो स्प्रिंग है वो कितना सख्त है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये हमें जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है कितना सख्त है वो बताता है कि अब इसको लिखेंगे कैसे, इट टेल्स अस स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ये हमें स्प्रिंग की स्टिफनेस बताता है कि आपके पास स्प्रिंग जो है वो कितना सख्त है। अब देखिए बेटा, अगर मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिखूंगा, एफ इज इक्वल टू हमारे पास के एक्स था। अगर के मुझे फाइंड करना है तो एक्स यहाँ पर मल्टीप्लायर है, यहाँ के एफ के साथ डिवाइड होगा, एफ अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। अगर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है तो ये वाला फार्मूला, अगर आपने एफ को फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला, अगर आपने एक्स को फाइंड करना है तो फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट्स एफ अपॉन के इज इक्वल टू एक्स। सही है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें के बराबर हो गया एफ अपॉन एक्स और एक्स बराबर हो गया एफ अपॉन के। अगर आपसे एक्सटेंशन पूछे तो ये वाला फार्मूला, अगर आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछे तो ये वाला फार्मूला, अगर आपसे अप्लाइड फोर्स पूछे तो उसके लिए ये वाला फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, अब स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से देखें, इस फार्मूले से देखें, एफ का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन, एफ का न्यूटन, इस फार्मूले से मैं कर रहा हूँ। एक्सटेंशन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर जो है हमारे पास, ये इसका यूनिट है, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन फार्मूले हैं। इस फार्मूले के ऊपर बुक में भी एग्जाम्पल होगा और इस फार्मूले के ऊपर भी बुक में एग्जाम्पल होगा। तो तीनों फार्मूले वैसे इंपॉर्टेंट है। एक्स भी हमें पूछ सकता है, हमसे के भी पूछ सकता है, हमसे एफ भी पूछ सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ को हम कैसे जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर ये हमारे पास जो वाई एक्सिस है इस पर हम ले रहे हैं एक्सटेंशन, वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं एक्सटेंशन और एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं फोर्स का डियर स्टूडेंट्स यूनिट है न्यूटन और एक्सटेंशन का होगा मीटर। एट द सेंटर, एट द ओरिजिन, यहाँ पर आपको ओरिजिन पर आपको एफ की वैल्यू क्या मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, 0, और एक्स की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। मतलब यहाँ पर 0 न्यूटन और यहाँ पर 0 मीटर, ठीक है। तो अब देखें, ग्राफ कुछ ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन वाला होगा ग्राफ आपकी किताब के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें हम ये 1 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन फोर्स, 3 न्यूटन
और यहाँ पर 1 मीटर, ये 2 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर। आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सटेंशन भी बेटा क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आप फोर्स को मज़ीद बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन भी क्या होगी, मज़ीद बढ़ेगी। आप देख रहे हैं जैसे जैसे फोर्स को आप बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सटेंशन भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर आप मज़ीद फोर्स को बढ़ाएंगे तो आपको एक्सटेंशन भी मज़ीद मिलेगी, आपको एक्सटेंशन भी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ये सारा जो होगा विथ इन इलास्टिक लिमिट में होगा। यहाँ पर देखें स्टेटमेंट में डियर स्टूडेंट्स, विथ इन इलास्टिक लिमिट। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो एक्सटेंशन है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये तो हमने सीखा है कि एक्सटेंशन अगर बढ़ेगी इट मीन्स उसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर हमने क्या अप्लाई की, फोर्स। फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो ग्राफ है हमारे पास वो क्या है, लीनियर बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक थी इलास्टिक लिमिट। लेकिन आप जैसे ही इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो बेटा ये ग्राफ लीनियर नहीं होगा, ये ग्राफ कुछ देखें, इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे कर्व हो जाएगा। इस कर्व का मतलब है, इस कर्व का मतलब है स्टॉप्स, स्टॉप्स ओबेइंग, ओबेइंग, स्टॉप ओबेइंग हुक्स लॉ। अब यहाँ से जो है ना वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। यहाँ पर बेटा ये जो रेड मार्कर में आप देख रहे हैं, जो कर्व जो है हमारे पास, यहाँ से आपने वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तो जैसे ही इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर जो है ना आपके पास हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टॉप्स ओबेइंग हुक्स लॉ, मतलब यहाँ से आपकी जो इलास्टिक लिमिट है वो क्रॉस हो गई। यहाँ तक आप इलास्टिक लिमिट में थे, जैसे ही आपने मजीद फोर्स बढ़ाई तो ऑब्जेक्ट ने अपनी रियल पोजीशन गेन नहीं की, लेकिन उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होने की वजह से ये जो आपके पास ग्राफ है ये कर्व की शक्ल अख्तियार करेगा। और यहाँ पर इस पॉइंट से हम कहेंगे कि स्टॉप्स ओबेइंग हुक्स लॉ। यहाँ से ये ग्राफ जो है ना वो हुक्स लॉ को ओबे करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास हुक्स लॉ। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हुक्स लॉ हमारा यहाँ तक जो है ना वो कंप्लीट हो गया, हुक्स लॉ का सफ़र। इंशाल्लाह हम अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हुक्स लॉ से आगे जो टॉपिक होगा उसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो है ना वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 फार्मूले जो हैं हमारे पास, इनको आप जहन में रखिएगा। इन तीनों फार्मूले में से कोई भी एक फार्मूला वैलिड होगा। या तो एफ पूछेगा, या तो के पूछेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट पूछेगा, या तो एक्स पूछेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो है ना वो हुक्स लॉ का सफ़र ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।